today I'm going to revise chapter of history, weavers and iron smelters. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आज हम वीवर्स के बारे में पढ़ेंगे, आयरन स्मेल्टर्स में अभी। तो वीवर्स में आपको ये पता होना चाहिए कि इंडियन वीवर्स जो थे दे वर वेरी हैप्पी बिफोर द कमिंग ऑफ ब्रिटिश। Before the coming of British, they could do bargaining with other European powers such as Portuguese, Dutch, French जो आए थे उनके साथ वो bargaining कर सकते थे। But with the coming of English East India Company, weavers had to face lots of problems. Their charm of bargaining came to an end. किसके आने से उनका charm of bargaining खत्म हो गया? English East India Company, English East India Company, English East India Company, EEIC की full form English East India Company. So weavers lost their charm of bargaining. अब वो bargaining नहीं कर सकते थे because British जो थे they established monopoly over Indian trade. क्योंकि ब्रिटिश रूलर्स थे इंडिया में, तो they established their monopoly over Indian trade. उनकी मोनोपोली एस्टैब्लिश हो गई थी इंडियन ट्रेड पे। इंडिया वाज फेमस फॉर फाइनर वैरायटी ऑफ कॉटन इन द होल वर्ल्ड, कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल। इंडिया फेमस था पूरे वर्ल्ड में कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल के लिए, क्योंकि वो फाइनर वैरायटी की होती थी एंड हैड बेटर फिनिशिंग टच। तो इंडिया वाज फेमस। जो रिच पीपल थे ना इन ब्रिटेन, दे प्रेफर टू वियर इंडियन कॉटन टेक्सटाइल। वो अपनी कंट्री का क्लोथ प्रेफर नहीं करते थे। दे प्रेफर टू वियर इंडियन कॉटन टेक्सटाइल क्योंकि उसमें बेटर डिजाइनिंग थी, बेटर फिनिशिंग टच होता था, तो पीपल प्रेफर। तो जब ब्रिटेन में कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूसर्स जो थे ना, जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन है, तो ब्रिटेन के वूल एंड सिल्क प्रोड्यूसर्स जो थे ना, उनके क्लोथ की डिमांड वहां पे नहीं थी। तो दैट्स व्हाई ब्रिटेन के जो वूल एंड सिल्क प्रोड्यूसर्स थे ना, दे प्रोटेस्टेड। उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया टू पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इंपोर्ट ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। उन्होंने कहा कि इंडियन टेक्सटाइल पे ना रिस्ट्रिक्शंस लगाओ कि वो इंग्लैंड में आनी बंद हो जाए। अगर वो नहीं आएगी तो ब्रिटेन में किसका क्लोथ बिकेगा बताओ? ब्रिटेन का, है ना। तो उन्होंने कहा कि पुट रिस्ट्रिक्शंस, पुट कस्टम ड्यूटीज ऑन इंडियन टेक्सटाइल, तो क्या कस्टम ड्यूटीज लगाओ। दे प्रेशराइज योर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एग्रीड। गवर्नमेंट ने इंडियन इंपोर्ट पे बैन लगाया, पुट कस्टम ड्यूटीज ऑन इंडियन कॉटन टेक्सटाइल। तो क्यों मैं ये पूछती हूँ, क्यों वहां पे इन वूल एंड सिल्क प्रोड्यूसर्स ने प्रोटेस्ट किया? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो दिस, व्हाई वूल एंड सिल्क प्रोड्यूसर्स इन इंग्लैंड प्रोटेस्ट, क्यों उन्होंने प्रोटेस्ट की? तो रीजन बिहाइंड दैट वाज इंडियन कॉटन टेक्सटाइल, इंडियन वूल एंड सिल्क टेक्सटाइल वाज ऑफ फाइनर वैरायटी एंड हैड ग्रेट डिमांड इन ब्रिटिश मार्केट. People, rich people of England prefer to buy Indian cotton and silk textile. They didn't buy cotton and silk and wool textile of their own country. क्यों नहीं प्रेफर करते थे? Because they were on the view that Indian wool and silk textile had better finishing touch and had different designing. तो इसलिए तो वो इंडिया का क्लोथ प्रेफर करते थे, इंग्लैंड का नहीं करते थे। अपनी कंट्री में ब्रिटिश के क्लोथ नहीं दिख रहे थे। तो दैट्स व्हाई अब वीवर्स ने, वहां के लोगों ने, प्रोड्यूसर्स जो थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। दे प्रोटेस्टेड। क्यों प्रोटेस्ट किया? बिकॉज दे वांटेड फ्रॉम देयर गवर्नमेंट दैट गवर्नमेंट शुड पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इंपोर्ट ऑफ इंडियन कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल। उन्होंने कहा कि आप रिस्ट्रिक्शंस लगाओ, कस्टम ड्यूटीज लगाओ। तो गवर्नमेंट ने लगा दी। अब जैसे कस्टम ड्यूटीज लगी तो ये इंपोर्ट जो था ना डाउन चला गया। अब इतना ज्यादा इंपोर्ट नहीं होता था वूल एंड सिल्क टेक्सटाइल ब्रिटेन, डाउन चला गया। तो इस वजह से वहां के क्लोथ की डिमांड उनकी मार्केट में तब जाके बढ़ी, क्योंकि वूल एंड सिल्क प्रोड्यूसर्स चाहते थे कि गवर्नमेंट उन्हें प्रोटेक्ट करे। उनको सिक्योरिटी फील नहीं होती थी क्योंकि उन्हीं की कंट्री में उनका क्लोथ नहीं बिकता।
फिर हम कहते हैं कि डेवलपमेंट हुई इंडिया में कॉटन इंडस्ट्रीज, डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन। अब ब्रिटेन में हमने कहा कि इंडस्ट्रीज आ चुकी। अब इन इंडस्ट्रीज का हमारे टेक्सटाइल जो प्रोड्यूसर्स थे ना इंडिया में उनके ऊपर बैड इफेक्ट। अब क्योंकि इनकी कस्टम ड्यूटीज लग चुकी इंडिया के इम्पोर्ट पे, जो जितना क्लोथ जाता था कस्टम ड्यूटीज, अवर प्रोड्यूसर्स दे हैड टू पे कस्टम ड्यूटी, वीवर्स हैड टू पे कस्टम ड्यूटीज। तो इस वजह से उसका अगर ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन आई तो उसका बैड इम्पैक्ट हमारे टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स पे भी पड़ा। अब इनके ऊपर क्या बैड इम्पैक्ट पड़ा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रोड्यूसर्स जो थे इनके पास रॉ मटेरियल नहीं बचा, वीवर्स हैड शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि सारा रॉ मटेरियल कहाँ जा रहा था? ब्रिटेन। फाइनल वैरायटी ऑफ पहले जो कॉटन टेक्सटाइल जाती थी ना ब्रिटेन, तो अब वो जानी शुरू होगी रॉ कॉटन। नो रॉ कॉटन वाज एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन फ्रॉम इंडिया। अर्लियर टेक्सटाइल जाती थी, पहले क्लोथ जाता था, अब क्लोथ की डिमांड डाउन चली गई बिकॉज ब्रिटिश प्रोटेक्टेड देयर ओन इंडस्ट्रीज। उन्होंने अपने इंडस्ट्रीज की प्रोटेक्शन के लिए इंडिया के कॉटन टेक्सटाइल पे बैन लगाया। तो अब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुकी थी, तो ब्रिटेन को क्या चाहिए थी? अब रॉ कॉटन टू फीड देयर इंडस्ट्रीज। अब उन्होंने रॉ कॉटन जो थी वो इंडिया से मंगवानी शुरू की। तो इंडिया ने सारी सप्लाई रॉ कॉटन की ब्रिटेन को दी। फाइनल वैरायटी ऑफ रॉ कॉटन सारी कहाँ जा रही थी? ब्रिटेन। तो हमारे वीवर्स के पास क्या नहीं था? रॉ मटेरियल। तो पहले तो वो क्लोथ ही कैसे बनाते। हम ये कह रहे हैं कि टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स को क्या प्रॉब्लम आई जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई। सबसे पहले तो शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल ही नहीं गए थे इंडिया में। अर्लियर कॉटन टेक्सटाइल जाती थी, बट डिमांड ऑफ कॉटन टेक्सटाइल केम डाउन, रॉ कॉटन वाज एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन टू फीड द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। तो एक तो रॉ मटेरियल नहीं। सेकंड हम कहेंगे अवर वीवर्स या प्रोड्यूसर्स दे हैड टू पे कस्टम ड्यूटीज व्हेन दे कैरीड देयर क्लोथ टू ब्रिटेन। दे हैड टू पे कस्टम ड्यूटीज, उन्हें कस्टम ड्यूटीज पे करनी थी। उन्हें प्रॉफिटेबल नहीं था ये वाला ट्रेड, तो उन्हें कस्टम ड्यूटीज दे हैड टू पे। तो इसलिए उन्होंने कहीं ना कहीं इसको भी छोड़ दिया, क्लोथ लगाना भी बंद कर दिया। इट मीन्स उनकी इंटरनेशनल जो मार्केट थी ना वो लॉस्ट होगी। दे लॉस्ट देयर इंटरनेशनल मार्केट, क्योंकि ना दे हैड टू पे कस्टम ड्यूटीज। अब उन्होंने लगाना बंद कर दिया तो दे लॉस्ट देयर इंटरनेशनल मार्केट। अब इनकी लोकल मार्केट्स भी चली गई। लोकल मार्केट्स कैसे गई? बिकॉज इंडिया वाज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन। अब इंडियन मार्केट्स वर फ्लडेड विद ब्रिटिश गुड्स। If we compare mill-made cloth of Britain with the handmade cloth of India, khadi, then mill-made cloth of Britain was cheap as compared to khadi. So under British, Indians were poor and they were not in position to buy khadi. Khadi was expensive, so that's why people preferred mill-made cloth. तो लोग mill-made cloth को ही prefer करते थे because it was cheap as compared to khadi. तो इंडियन मार्केट्स जो थी वो भी फ्लडेड थी विद ब्रिटिश गुड्स, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में ब्रिटिश गुड्स को प्रमोट किया। इंडिया वाज कॉलोनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडियन मार्केट्स में ब्रिटिश गुड्स को ही प्रमोट किया। ब्रिटिश गुड्स जो थी मार्केट्स में भरी पड़ी थी, तो इंडियन गुड्स की, इंडियन क्लोथ की डिमांड नहीं थी। तो इस वजह से, क्योंकि मैंने खुद बोला कि इंडियन क्लोथ वाज एक्सपेंसिव इफ वी कंपेयर इट विद मिल मेड क्लोथ, तो मिल मेड क्लोथ की डिमांड ज्यादा हो गई। तो इंडिया जो हमारे प्रोड्यूसर्स थे, कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स, दे लॉस्ट देयर लोकल मार्केट्स आल्सो। उनकी लोकल मार्केट्स भी कहीं ना कहीं चली गई, दे लॉस्ट। तो इस वजह से हम कहेंगे कि हमारे प्रोड्यूसर्स को बहुत सी प्रॉब्लम्स आई जब ब्रिटेन में टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेटअप हुई। क्यों ब्रिटेन वालों ने प्रोटेस्ट किए? क्यों उन्होंने इंडियन कॉटन टेक्सटाइल के अगेंस्ट आवाज उठाई? क्योंकि उनकी कंट्री में उन्हीं का क्लोथ नहीं बिकता था। देयर वाज नो डिमांड ऑफ क्लोथ ऑफ ब्रिटेन इन ब्रिटिश मार्केट्स, नहीं था, बिकॉज रिच पीपल ऑफ ब्रिटेन प्रेफर्ड इंडियन टेक्सटाइल
वो इंडियन टेक्सटाइल को प्रेफर करते थे, नॉट ब्रिटिश टेक्सटाइल, क्योंकि उनको क्या लगता था, अरिस्टोक्रेट्स ऑफ ब्रिटेन दे वर ऑन द व्यू दैट इंडियन टेक्सटाइल फाइनर वैरायटी की भी है, उसमें बेटर फिनिशिंग टच भी है, डिफरेंट डिजाइनिंग है, क्योंकि मिलमेड क्लोथ जो होते थे दे वर ऑफ सेम डिजाइनिंग, तो हैंडमेड क्लोथ होते थे वो डिफरेंट डिजाइन के होते थे। तो इसीलिए उन्होंने इंडियन टेक्सटाइल के अगेंस्ट आवाज उठाई कि इसको बंद करो, पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन दिस इंपोर्ट, मंगाना बंद करो अपनी कंट्री में। दे प्रेशराइज्ड देयर गवर्नमेंट टू पुट रिस्ट्रिक्शंस एंड दे डिमांडेड फ्रॉम देयर गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द, उन्होंने कहा कि आप अपने प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करो, प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर्स ऑफ इंग्लैंड, आप इंग्लैंड के प्रोड्यूसर्स को दिमाग में रखो, उनकी प्रोटेक्शन करो, आप इंडिया की टेक्सटाइल को बंद करो। अभी आ गया इंडिया की टेक्सटाइल की क्यों डिमांड थी, क्योंकि उसको क्या कहा जाता था, बेटर क्वालिटी, बेटर फिनिशिंग टच, डिफरेंट डिजाइनिंग। अब उसका ब्रिटेन में जब इंडस्ट्रीज आई तो हमारे प्रोड्यूसर्स पे क्या कोई इसके इम्पैक्ट पड़े, बहुत से इम्पैक्ट आए। क्या इम्पैक्ट आए, सबसे पहले तो उनके पास क्या नहीं बचा, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल किधर जा रहा है, ब्रिटेन। पहले ब्रिटेन क्या लेके जाता था, कॉटन टेक्सटाइल। तो कहते जो कॉटन टेक्सटाइल थी ना, पहले तो जाती थी, आपको अभी बताती हूँ, आपको अपने क्लियर हो जाएगा। पहले कॉटन टेक्सटाइल जाती थी 33% और उसकी डिमांड रही 3%। पहले रॉ कॉटन जाती थी 5%, अब वो जानी शुरू होगी 35%। ये डाउन गई, ये अप गई। कॉटन टेक्सटाइल पहले 33% है, सिर्फ 3% है, ये सिर्फ 5% रॉ कॉटन 5% जाती, अब उसकी डिमांड 35% तक, बाद में तो और ज्यादा बढ़ी। मीन्स कितना फर्क पड़ा कॉटन टेक्सटाइल एंड रॉ कॉटन की डिमांड में। रॉ कॉटन लेके जाते थे, कॉटन टेक्सटाइल नहीं लेके जाते थे। तो कहेंगे हमारे बस के पास, हमारे प्रोड्यूसर्स के पास क्या नहीं बचे, रॉ मटेरियल। सारी फाइनर वैरायटी कॉटन अब किधर जा रही थी, ब्रिटेन। तो हमारे कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स के ऊपर, कॉटन इंडस्ट्रीज के ऊपर बैड इम्पैक्ट आएंगे ना इसका। नेक्स्ट हम अगर बात करें तो अवर प्रोड्यूसर्स लॉस देयर लोकल मार्केट, क्योंकि लोकल मार्केट जो थी ना ऑफ इंडिया, दे वर फ्लडेड विद ब्रिटिश गुड्स। क्या करी हुई थी वहां पे, ब्रिटिश गुड्स। If we compare mill-made cloth with khadi, then mill-made cloth was cheap. Khadi was expensive. वो हैंडमेड था, वो मशीन का था। तो मिल-मेड क्लोथ वैसे भी ब्रिटिश कहते होते थे ओनली फॉर द पीपल ऑफ कॉलोनीज। वो कहते थे कॉलोनीज के लोगों के लिए ये हमने बनाया, क्योंकि कॉलोनीज के लोग पुअर होते हैं, तो वो ये क्लोथ पहनेंगे, मीन्स इंडियंस के लिए। तो उन्होंने ये वाला क्लोथ बेचा इंडिया, जो चीज हम कहेंगे ना मटेरियल भी अच्छा नहीं था, वो सारा क्लोथ इंडिया आया। इंडियन मार्केट्स वर फ्लडेड विद दैट, तो अंडर ब्रिटिश इंडियंस वर पुअर एंड दे प्रेफर्ड मिल-मेड क्लोथ। उन्होंने खुद खादी को खरीदना बंद कर दिया। अब अपने लोग अपनी कंट्री में अपना क्लोथ नहीं खरीदेंगे तो हमारे प्रोड्यूसर्स की क्या जाएंगे, लोकल मार्केट। लोकल मार्केट में भी उनका होल्ड नहीं रहा। इंटरनेशनल मार्केट कस्टम ड्यूटीज देंगे। Our producers, they had to pay custom duties when they carried their clothes to other countries. So it was unprofitable for them. ऐसा वाला ट्रेड उनके लिए अनप्रॉफिटेबल साबित हुआ, तो वो इसको छोड़ते चले गए। तो ये आपको दोनों आई थिंक टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सभी टॉपिक आपको करना है ना, प्रोटेक्ट बाय रूल एंड सिल्क प्रोड्यूसर्स ऑफ इंग्लैंड अगेंस्ट इंपोर्ट ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। तो सोचो कि वूल एंड सिल्क प्रोड्यूसर्स जो इंग्लैंड के थे, उन्होंने इंडियन टेक्सटाइल के अगेंस्ट क्यों प्रोटेस्ट की, क्यों वो इस इंपोर्ट के अगेंस्ट थे, जो इंडिया से क्लोथ आता था क्यों इसके अगेंस्ट थे। ऐसा क्या था कि वो उससे कम्पीट नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज वो फाइनल वैरायटी का था। इंग्लैंड के प्रोड्यूसर उससे कम्पीट नहीं कर पा रहे थे इंडियन क्लोथ के साथ, फाइनल वैरायटी का था, डिफरेंट डिजाइनिंग थी। वहां के रिच लोग कौन सा क्लोथ प्रेफर करते थे, इंडियन। So that's why they raised their voice against this import. ना उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को कहा प्रोटेक्ट अस, हमें बचाओ और इस क्लोथ के ऊपर बैन लगाओ। उन्होंने कहा अपनी गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि हमें बचाओ, प्रोटेक्ट इंग्लिश प्रोड्यूसर्स नॉट इंडियन प्रोड्यूसर्स, हमें बचाओ, उनके क्लोथ को बंद करो, ब्रिटेन में मंगाना बंद करो। अगर ब्रिटेन आएगा ही नहीं तो अपने आप रिच पीपल भी ब्रिटेन का ही लेंगे। तो गवर्नमेंट ने वही किया, अपने इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया।
और इधर क्या इसका बैड इम्पैक्ट हुआ, इधर तो डेवलपमेंट हो गई, इसका बैड इम्पैक्ट अब कहाँ पे आया, इंडिया। यहाँ पे कैसे आया, क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रीज थी, तो इंडस्ट्रीज को क्या चाहिए था, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कहाँ से, ब्रिटेन में तो कॉटन की क्रॉप होती, ड्यू टू कोल्ड क्लाइमेट वहां पे तो होती। वैसे भी ब्रिटेन को अमेरिका भेजता था कॉटन, तो अमेरिका की खुद की कंट्री में सिविल वार स्टार्ट हो चुकी थी, तो ब्रिटेन को अमेरिका ने सप्लाई देना बंद कर दिया। ब्रिटेन की खुद की कंट्री में कॉटन की क्रॉप ग्रो नहीं होती ड्यू टू कोल्ड क्लाइमेट। अब ब्रिटेन को कॉटन कौन सी कंट्री भेजती थी, अमेरिका। तो अमेरिका में क्या स्टार्ट हो चुकी थी, सिविल वार। सिविल वार पता है ना, एक ही कंट्री के लोगों में, अमेरिका के लोग वहां पे डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के लोग आपस में लड़ पड़े थे अमेरिका में। तो ड्यू टू सिविल वार इन अमेरिका, ठीक है, सप्लाई ऑफ कॉटन टू ब्रिटेन वाज डिसरप्टेड, वो डिसरप्ट हो चुकी थी, सप्लाई नहीं दे रहा था अमेरिका। तो ब्रिटेन की तो कॉलोनी थी इंडिया, तो वो सारी कॉटन आप किधर लेने आ गए, इंडिया से। इंडिया उनकी कॉलोनी थी, तो इंडिया से उन्होंने बेस्ट क्वालिटी कॉटन किधर ले गए सारी। तो हमारे प्रोड्यूसर्स के पास क्या नहीं बचा, जितनी गुड क्वालिटी कॉटन थी ना वो उनके पास बची नहीं, इनके पास कॉटन थी नहीं, तो इसलिए इन्होंने इनके पास शॉर्टेज आ गई रॉ मटेरियल की। फिर लोकल मार्केट में होल्ड किसका था, क्योंकि इंडिया पे रूल कौन कर रहा था, ईस्ट इंग्लिश ईस्ट इंडिया, इंग्लिश ईस्ट, क्योंकि हम अगर मैं इसके आगे डी लगा दूं तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगी, अगर इसके आगे मैं लगा दूं एफ तो हो जाएगी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, तो यहाँ पे मैंने ई लिखा है। तो किसका होल्ड था बताओ, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल कर रही थी, ठीक है। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडियन मार्केट्स में कौन सी गुड्स को प्रमोट किया, ब्रिटेन की। ब्रिटेन का क्लोथ कहाँ पे फ्लडेड था, इंडियन मार्केट। अब ब्रिटेन का क्लोथ चीप था कि एक्सपेंसिव, चीप, क्योंकि वो अच्छे मटेरियल का नहीं था, चीप मटेरियल का था, तो दैट वाज चीप। तो इंडियन अंडर ब्रिटिश वर पुअर। तो आप अपने आप बताओ, वो खादी खरीदेंगे जो इतनी महंगी कि वो मिलमेड क्लोथ खरीदेंगे। इट मीन्स इंडिया की मार्केट में भी कौन सा क्लोथ बिक रहा था, ब्रिटेन का। तो हमारे प्रोड्यूसर्स में बैड इम्पैक्ट आने है ना। अब मैं कह रही हूँ लोकल मार्केट भी गई, इंटरनेशनल मार्केट कैसे गई। Now these producers they had to pay custom duties while carrying their clothes to Britain, and this trade was unprofitable for our producers. That's why they lost their international markets also. तो ये क्लियर। नेक्स्ट, अब एक मिनट आप मुझे बताओ, प्रॉब्लम्स इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फेस इन इट्स अर्ली ईयर्स। अब हमारे यहाँ पे इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, उन्हें आते ही जैसे वो इंडस्ट्री सेटअप हुई इंडिया में, तो उन्हें आते ही कोई प्रॉब्लम्स आई। हमारी इंडस्ट्रीज, अभी तो हमारी इंडस्ट्रीज इंडिया में सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन केम टू ब्रिटेन। सबसे फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन कौन सी कंट्री में आया, आपको पता है 10th का प्री बोर्ड जब अभी हुए ना, ये जो उनके एमसीक्यू टॉपिक, तो उसमें ये क्वेश्चन था फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन केम टू व्हिच कंट्री। तो आपको भी अभी ये याद रखना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन फर्स्ट केम टू ब्रिटेन, लास्ट रशिया में आया, सबसे पहले इंग्लैंड में आया। तो ब्रिटेन में इंडियन इंडस्ट्रीज का होना, हमारे इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जब इंडिया में आई तो क्या उसे आते ही कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। अभी तो वो सेटअप जैसे इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन आई तो क्या उसे कुछ प्रॉब्लम्स बिगनिंग में फेस करनी पड़ी। यस, क्या प्रॉब्लम थी, उसे compete करना था किसके साथ, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के साथ जो कि वेल डेवलप्ड, इट हैड टू compete, और वो compete करना बहुत मुश्किल था उसके लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी इंडस्ट्रीज को एक बहुत बड़ा चैलेंज था, इंडियन इंडस्ट्रीज दे हैड टू compete विद ब्रिटिश इंडस्ट्रीज, उनको compete करना, ठीक है। और क्या प्रॉब्लम्स आई हमारी इंडस्ट्री को बिगिनिंग में, बताओ और क्या प्रॉब्लम्स आई। उनके पास क्या नहीं था, वेरी गुड, उनके पास क्या नहीं था। अगेन यू विल राइट सेम पॉइंट्स, आप वही पॉइंट्स लिखोगे जो भी मैंने यहाँ पे बोल दिया, क्योंकि सेम ही है, टॉपिक सेम है, आंसर सिर्फ उन्होंने फॉर्म डिफरेंट बना दिया। टॉपिक सेम है, उसी को डिफरेंट वे से मैं पूछती हूँ।
कि क्या हमारी इंडस्ट्रीज को क्या प्रॉब्लम आई इन सबसे पहले तो अवर इंडस्ट्रीज हैड टू compete with British industries which were very well fed. एक तो ये और there was shortage of raw material. Our producers they had to face raw material, नहीं था raw material किधर जा रहा था ब्रिटेन। फिर हम कहेंगे कि हमारी इंडस्ट्रीज जो थी जो इंडिया में सेटअप हुई थी उनके क्लोथ की डिमांड उनकी अपनी मार्केट में ही नहीं थी, उनका अपनी इंडिया की मार्केट में होल्ड नहीं था। वो क्लोथ बनाते जरूर थे बट देयर वाज नो डिमांड ऑफ इंडियन गुड्स की कोई डिमांड नहीं थी। फिर हम कहेंगे तो उनके पास तो इंटरनेशनल मार्केट में भी नहीं अब वो भेज पाते थे अपना सामान, क्यों? बिकॉज दे हैड टू पे, अब उन्हें कस्टम ड्यूटीज वहां पे पे करनी होती थी। तो इसलिए हमारे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी ना वो सेटअप तो हुई बट उसको बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी इन इट्स बिगिनिंग। कंपटीशन हैड टू कम्पीट विद ब्रिटेन, नो रॉ मटेरियल, फाइनर वैरायटी कॉटन सारी किधर जाती थी? ब्रिटेन। फिर ना तो लोकल मार्केट में सामान बिक रहा है, क्लोथ रेडी है, टेक्सटाइल इंडियन टेक्सटाइल तो रेडी है बट नो डिमांड इन द मार्केट बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी लॉ नहीं करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की गुड्स को प्रमोट करती थी। तो वैसे भी एक और बात हुई कि हमारे यहाँ पे जो वीवर्स थे ना वो पुअर थे, बहुत पुअर थे, उनके सर पे गुमास्ता भी बिठाए हुए थे ईस्ट इंडिया कंपनी। वैसे भी होल्ड किसका था? मोनोपोली ओवर ट्रेड किसकी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहाँ पे गुमास्ताज भी वो लेके आई, ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे गुमास्ताज को अपॉइंट किया हुआ था। गुमास्ताज कौन होते थे? प्री पेड सर्वेंट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ये लोग क्या करते थे? ये लोग जैसे किसी को उधार देते थे ठीक, और उसको एडवांस मनी दे के उससे क्लोथ बनवाते थे। अब एडवांस मनी दे के क्लोथ को बनवा लिया बट क्लोथ जो लेना है, अब एक मिनट, आप किसी ने किससे एडवांस मनी लिया, उसका जब क्लोथ रेडी हो जाएगा उसी एजेंट को ही देगा ना जिससे उसने एडवांस मनी लिया। तो वो एजेंट जो होते थे वो लो रेट पे क्लोथ उठाते थे। तो इस वजह से भी बहुत सी प्रॉब्लम आई क्योंकि वो सर पे कौन बैठे हुए थे? गुमास्तास। गुमास्तास थे कौन? प्रीपेड सर्वेंट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी पहले से ही पे कर देती थी इनको और ब्रिटेन से लाई थी। और इन लोगों का हमारे वीवर्स के साथ कोई इनके सोशल लिंक्स नहीं थे। वेरी क्रूअल पीपल, ये गुमास्तास बहुत क्रूअल होते थे। और जब भी ये विलेजेस में जाते, वीवर्स के पास जाते सप्लाई लेने के लिए, तो ये डिले नहीं सुनते होते थे कि देयर इज डिले, ऐसा नहीं सुनते थे। नो, वीवर्स तो डिले कर ही नहीं पाते थे क्लोज में। वीवर्स कुड नॉट डिले इन देयर वर्क। अगर डिले करते तो ये लोग उन्हें स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स देते थे। कई बार ये पुलिस को साथ लेके जाते थे और पुलिस वीवर्स को स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देती थी अगर वीवर्स काम में डीलिंग करते थे। तो ऐसे वाले काम भी हमारे, ऐसी वाली बातें भी हमारे वीवर्स को फेस करनी पड़ी। तो ये थी हमारी इंडियन टेक्सटाइल जो कि ब्रिटिश ऑफिशियल था। एक मैं आपको बताती हूँ, उसका नेम इट्स नॉट गिवन इन द बुक, वैसे नॉलेज के लिए बता रही हूँ। हेनरी पेटुलो। हेनरी पेटुलो ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ऑफिशियल था। हेनरी पेटुलो, एन ऑफिशियल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। इसने पता क्या कहा था? इसने कहा था इंडियन कॉटन टेक्सटाइल की डिमांड वुड नेवर गो डाउन। इसने कहा था कभी भी डाउन नहीं जाएगी। रीजन क्या इसने बताया? बिकॉज उसने कहा ये इतनी अच्छी क्वालिटी की है ना, पूरे वर्ल्ड में फेमस है, तो इसकी डिमांड कभी भी डाउन नहीं जाएगी। वर्ल्ड मार्केट में इंडियन कॉटन टेक्सटाइल नंबर 1 पे रहेगी। ऐसे व्यूज खुद के ब्रिटिश के थे। इतनी आप सोचो कि इंडिया वाज फेमस फॉर इट्स फाइनर वैरायटी ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। तो कहाँ गई फिर वो फाइनर वैरायटी? क्या हो गया हमारी फाइनर वैरायटी? तो क्यों हमारे वीवर्स, हमारे कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स को प्रॉब्लम्स आई, हमारी इंडस्ट्रीज को प्रॉब्लम्स आई? बिकॉज इंडिया वाज कॉलोनी, इंडिया स्लेव कंट्री थी। खुद ही ब्रिटिश ने बोला 1772 में, इसने बोला था कि डिमांड नहीं डाउन जा रही, बट वो डिमांड देखो ना, मैंने यहाँ पे बताया वो 33 से 3% रहेगी। खुद ही वो कंपनी का ऑफिसर है तो कभी भी डिमांड नहीं डाउन जाएगी क्योंकि इतनी अच्छी क्वालिटी थी। तो डिमांड तो डाउन से कहाँ पहले 33% जाती होती थी, कहाँ कितनी रह गई?
अब कॉटन की डिमांड क्यों बढ़ी, अगर मैं आपसे ये पूछूं, व्हाई डिमांड ऑफ रॉ कॉटन इंक्रीज्ड इन ब्रिटेन, बताओ। बिकॉज ऑफ द कमिंग ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन। और ब्रिटेन में कौन सी ग्रुप नहीं होती, कॉटन। और ब्रिटेन को कौन सप्लाई देता था कॉटन की, अमेरिका। अब अमेरिका में क्या हो गई थी सब, तो वो सप्लाई डिसरप्ट हो गया, ब्रिटेन टोटल किस पर डिपेंडेंट हो गया। अब इंडिया से सारी फाइनर वैरायटी कॉटन किधर जाती थी, ब्रिटेन। सो देयर वाज शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड आवर वीवर्स हैड टू फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। तो ये सारा आपको कहा खुद ही कह के खुद ही इस बात से मुकर गए, खुद ही का डिमांड डाउन नहीं जाएगी, तो फिर डिमांड डाउन गई क्यों, ओनली बिकॉज द रीजन बिहाइंड दैट इंडिया वाज कॉलोनी, इंडिया एक स्लेव कंट्री थी। और ब्रिटिश ने क्या, इसने क्या एस्टैब्लिश कर दी थी अपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी मोनोपोली, सोल राइट ओवर इंडियन ट्रेड। किसका राइट था इंडियन ट्रेड पे, ईस्ट इंडिया, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश। मैंने आपको बिगनिंग में बताया था, बिफोर कमिंग ऑफ ब्रिटिश अवर वीवर्स कुड डू बार्गेनिंग, कर सकते थे, वो जिससे ठीक रेट मिलता था उसको अपनी क्लोथ बेचते थे। फॉर एग्जांपल फ्रेंच ट्रेडर, क्योंकि ये 4 यूरोपियन पावर्स आई हैं ना, 4 यूरोपियन पावर्स आई हैं। आपको पता है 4 यूरोपियन पावर्स के नेम कैसे लर्न करने हैं, वेरी गुड, पोर्टुगीज, डच, फ्रेंच, लेटर, ये तो सबको बताया, लेटर इंग्लिश। अब एक मिनट, जब ये तीनों थे ना, हमारे वीवर्स की लाइफ अच्छी थी, वो इनसे बार्गेनिंग, अगर ये रेट सही नहीं देते तो वो इनको बेचते थे, ये नहीं देते थे इनको। बट जब ये आए ना, इन्होंने आते ही सबसे पहले सबको सारे कॉम्पिटिटर मार्केट से भगा दिए। These European powers eliminated their competitors. इन्होंने पहले तो सारे कॉम्पिटिटर्स को भगाया, पोर्टुगीज, डच, फ्रेंच, सारे ट्रेडर खुद अकेले रहे, ठीक है। इनकी वॉर्स हुई है, इनके साथ फ्रांस के साथ 3 लड़ाइयां हुई हैं, कहते कार्नेटिक वॉर। खुद अपनी क्या स्टैब्लिश की, मोनोपोली, कहाँ पे, इंडियन ट्रेड, एंड एस्टैब्लिश देयर ट्रेड ओवर, मोनोपोली ओवर इंडियन ट्रेड। तो दिस इज द रीजन क्यों हमारे कॉटन टेक्सटाइल, ये भी आप रीजन बता सकते हो कि मोनोपोली इनकी थी, ये अपनी मनमर्जी करते थे। ईस्ट इंडिया, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो दिल करता था वही करती थी।